नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है संख्याओं के साथ खेलना। आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में इस अध्याय की प्रश्नावली 3.4 की। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने दिया हुआ है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे कि सार्वगुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 20 और 28। तो इसे इस तरह से हल किया जाएगा। सबसे पहले आपको लिखने पड़ेंगे 20 के गुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है ऐसे गुणनखंड जो उभयनिष्ठ है दोनों संख्याओं में, यानी 20 में भी और 28 में भी। तो 20 के गुणनखंड सबसे पहले लिख देंगे, जैसे कि 2, 1 भी लिखना पड़ेगा इसमें। 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसके बाद में फिर आप लिखेंगे 28 के गुणनखंड। तो 28 के गुणनखंड भी आपको लिखना पड़ेगा 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब अगर हम बात करें उभयनिष्ठ की, तो आप देख रहे हैं कि 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है और 4 भी दोनों में है। बाकी तो कोई भी संख्या हमें दोनों में नहीं दिखाई दे रही। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सार्वगुणनखंड क्या क्या है, 1, 2 और 4। ये हो गया आपका पहला, यानी ए वाला। इसके बाद में अब बी वाले की बात करते हैं, 15 और 25। तो बस कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले लिखना है 15 के गुणनखंड। ये है आपका बी वाला। क्या है 15 के गुणनखंड? 15 के गुणनखंड हैं 1, 3, 5 और 15। 15 और 25 लिखा था। फिर लिखेंगे आप 25 के गुणनखंड। तो 25 के क्या है, 1, 5 और 25, और तो कोई नहीं है। तो उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, 1 और 5। तो आप लिख देंगे सार्वगुणनखंड बराबर 1 और 5। इसके बाद सी वाले पे आइए, 35 और 50। तो यहाँ पे भी आपको यही लिखना है 35 के गुणनखंड। 35 के गुणनखंड में कौन कौन से आ जाएंगे, 1, 5, 7 और 35। इसके अलावा तो कोई नहीं है। फिर आपको लिखना पड़ेगा 50 के गुणनखंड। 35 और 50 ही दिया है ना, हाँ। तो 50 के गुणनखंड में क्या क्या लिख देंगे आप? 50 में लिख देंगे आप 1, 2, 5, उसके बाद में फिर 10, 25 और 50। उभयनिष्ठ की बात करें तो 1 है और 5 है, यही दोनों है। तो बस आपको यहाँ पे लिखना है सार्वगुणनखंड बराबर 1 और 5। फिर आप डी वाले पे आइए। क्या है डी वाला? 56 और 120। ठीक है, इसमें 56 के गुणनखंड पहले लिख देते हैं। तो 56 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में आएगा, 8 में भी आएगा, फिर 14 में भी आएगा और 28 में भी आएगा और 56 में आएगा। ये फिर 56 के साथ दिया था 120। 120 के गुणनखंड लिख देते हैं। तो 120 के गुणनखंड में तो ये तो बहुत सारी संख्याओं से जाता है। खैर, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3, फिर 4,
4 के बाद में फिर 5 में से भी चला जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, फिर 6 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 10 से भी जाएगा, वही इकाई का अंक 0 है इसलिए। 12 से भी चला ही जाएगा जब 3 और 4 से जा रहा है तो, 5 और 3 से जा रहा है तो 15 से भी चला जाएगा, 16 से तो नहीं जाएगा, 20 से चला जाएगा, 10 और 2 दोनों से जा रहा है तो, है ना। 20 के बाद में फिर 24 से भी चला जाएगा क्योंकि 6 और 4 से जा रहा है तो, फिर 30 से भी चला जाएगा क्योंकि 5 और 6 से जा रहा है तो, है ना। 60 से भी चला जाएगा क्योंकि 10 और 6 दोनों से जा रहा है तो, फिर 120 बाद में। ये हो गए। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें सार्वगुणनखंड लिखना है इसके। तो बताइए आप कौन कौन से कॉमन हैं, बताइएगा। मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ठीक है। 1 से जा रहा है, 2 से, 4 भी दोनों में है, और 8। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, आप मैच कर लीजिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा 1, 2, 4 और 8 इसके सार्वगुणनखंड हो गए किसके, 56 और 120 के। तो प्रश्न 1 आपको समझ में आ गया। अब हम प्रश्न 2 पर आते हैं। प्रश्न 2 में भी हमें सार्वगुणनखंड ही ज्ञात करना है, लेकिन इसमें क्या हो गया ना कि हमें 3 संख्याएं दे दी और कुछ भी नहीं है। बहुत ही सरल है, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे पहला ए वाला कर देता हूँ। लिखा है क्या, 4, 8 और 12, यही लिखा है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, वही करना है जो अभी किया था। 4 के गुणनखंड लिख दिया, 4 के गुणनखंड। अब क्या क्या है ये बताइए, 1, 2 और 4, यही होंगे, ठीक। अब लिखिएगा 8 के गुणनखंड। अब बताइए 8 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1, 2, 4 और 8। चलिए अब 8 हो गया, अब 12 के बताइए, 12 के गुणनखंड कौन कौन से आएंगे। 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से, 4 से, फिर 6 से और फिर 12 से। ये 12 के हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक। अब कॉमन कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 1 तो खैर है ही सब में कॉमन। तो अब आपको यहाँ पे सरल भाषा में लिखना है कि 4, 8 और 12 के सार्वगुणनखंड बराबर 1, 2 और 4, ठीक। इसके बाद में बी वाला बताइए, क्या है बी वाला, 5, 15 और 25, ठीक। चलिए अब देखो लिखते 5 के गुणनखंड। बताइए 5 के गुणनखंड तो 1 और 5 ही होंगे, ठीक। 15 के बताइए, 15 के गुणनखंड, 15 के क्या होंगे, 1 तो है ही, 3 से भी जाएगा, 5 से भी और 15 से भी, ये हो गए 1, 3, 5, 15। फिर 25 दिया है ना, तो 25 के गुणनखंड क्या है, 1, 3, 5, 3 नहीं है ना, 3 से थोड़ी जाएगा, 5 और 25, ये है। चलिए अब फिर वही करना है आपको। यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या लिखना है कि 5, 15 और 25 के गुणनखंड सार्वगुणनखंड है ना, ये लिखना पड़ेगा। वही मैं सोच रहा था, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सार्वगुणनखंड क्या है, 1 और 5, ये हो गया आपका। तो ये प्रश्न क्रमांक यहाँ पे हमारा 2 भी हो जाता है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणनखंड ज्ञात, गुणनखंड नहीं है, ये गलत छप गया है शायद, ये गुणज आएगा यहाँ पे, गुणज ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए तो अभी इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिया है क्या, ए वाला, 6 और 18। तो कैसे हल करेंगे इसको, सबसे पहले 6 के गुणज लिख दें हम, है ना। तो लिख देते हैं 6 के गुणज। अब बताइए 6 के गुणज कहाँ तक लिख दें, 6 का पहाड़ा देखते हैं, 6, 12, प्रथम 3 करने हैं ना, 18, फिर 24, फिर 30, फिर 36,
फिर 42, फिर 48 आ जाएगा, फिर 54 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 72 आएगा। इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। फिर 18 के गुणज लिखते हैं। 18 के गुणज, 18 के गुणज में 18 के गुणज, अच्छा सॉरी, ये 6 और 8 है ना, हाँ 8 के गुणज। तो 8 का गुणज में हम क्या लिखेंगे, 8 के गुणज में 8 का पहाड़ा लिख देंगे 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, फिर 48, फिर 56, 56 के बाद में फिर 64, और इसमें भी 72 आ गए यहाँ पे, तो आगे नहीं बढ़ते, अभी देखते हैं। तो अब क्या करना है, हमें प्रथम 3 सार्व गुणज लिखने हैं, जो तीनों में उभयनिष्ठ हैं ऐसे गुणज लिखने हैं, वो भी प्रथम 3। तो सबसे पहला जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप बताइए वो कौन सा होगा। सबसे पहला वाला, सबसे पहला, पहले तो मैं वाक्य लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि सरलता से हम उसके बाद अपना उत्तर लिख लें। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि 6 और 8 के प्रथम 3 सार्व गुणज हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है 24, फिर है 48 और फिर है 72। सही कहा ना मैंने? देखिए 24, 48 और 72, और तो कोई सार्व हमें दिख नहीं रहा गुणज जिनमें, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए नंबर का, तीसरे का ए हो गया। अब आते हैं तीसरे के बी पे। क्या है तीसरे का बी बताइए? 12 और 18। तो लिखूँ मैं, लिखता हूँ 12 के गुणज। बताइए 12 के गुणज में 12 का पहाड़ा लिख दूँ, 12, 24, 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, फिर 12 छिंग 72, अरे हाँ, फिर 84, फिर 96, फिर 108 और फिर 120। इस तरह से पूरा 12 का पहाड़ा लिख दिया मैंने, 12 का। फिर 18 बोला ना, तो 18 के गुणज। अब 18 का भी पहाड़ा लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं 18, 36, 54, 72, 90, 108। 108 तक तो पहुंच ही गए, है ना, तो अब आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब बताइए, इसमें भी मैं वही लाइन लिख देता हूँ कि 12 और 18 के सार्व गुणज हैं। कौन कौन से हैं? आपने भी मिला लिए होंगे, 36, 72 और 108। सही कहा ना मैंने? ठीक है, ये 36 हो गया, ये 72 हो गया, ये 108 हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 3 भी यहाँ पे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। अब मुझे बताइएगा प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है हमसे। प्रश्न क्रमांक 4 ये कह रहा है कि 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। ठीक है, बहुत सरल है। 100 से छोटी संख्याएं लिखनी है और हमें बताना है कि सारी संख्याएं लिखनी है जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं, यानी जो 3 के पहाड़े में भी आते हों और 4 के पहाड़े में भी आते हों। ठीक, और कहाँ तक लिखना है? 100 तक, है ना, 100 से छोटी लगभग। तो ठीक है, 3 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा तब तक लिखना है हमें जब तक कि 100 नहीं आ जाता या उससे कम नहीं आ जाता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 का लिखते हैं ना, तो लिख देते हैं 3 के गुणज। लिखूँ मैं? देखिए लिखता हूँ आपके सामने। सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा क्या 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, इसके बाद में आ जाएगा फिर आपका 30। ठीक है, ये तो 3 का पहाड़ा 10 तक हो गया। फिर इसके बाद में 30 के बाद में आएगा 33, फिर आएगा 36, फिर आएगा 39, है ना, 39 आ जाएगा। फिर 39 के बाद में आएगा 14 3 जा कितना होता है 42, 15 तिया 45, है ना, 16 तिया कितना होता है 48, 17 तिया 51, 18 तिया 54, 19 तिया 57, 20 तिया 60,
है ना। 60 के बाद में फिर 63, 66, और उसके बाद में फिर 69, 69 भी आएगा ना, फिर 72, फिर 75, फिर 78, 78 भी आ जाएगा, है ना। 75 के बाद में फिर आएगा 78 के बाद 81, फिर 84, फिर 87, 87 के बाद में भी कहानी अभी रोकनी नहीं है, 90, फिर 93, फिर 96 और फिर 99। 100 से छोटे तक पहुंच गए हम। ठीक, ये 3 के हो गए। इसके बाद में क्या लिखेंगे? 3 के बाद में 4 के गुणज। 4 के गुणज लिखते हैं, यानी वही 4 का पहाड़ है, तो देखिए लिखते हैं 4, 8, 12, 16, 18, नहीं 18 थोड़ी आएगा, 20, है ना। फिर 24, 28, 32, 36, 40, ये 4 का पहाड़ 10 तक हो गया। फिर 44, 48, फिर 52, फिर 56, फिर 60, 60 के बाद में 64, फिर 68, फिर 72, फिर 76, फिर 80, फिर 84, फिर 88, फिर 92, फिर 96 और फिर 100। तो खैर हमें चलिए लिख देते हैं 100। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ खोजना है ना। कौन कौन से कॉमन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, 3 और 4 दोनों के पहाड़े में कौन कौन से कॉमन है ये देखना है। सबसे पहला गुणज देखिए जो कॉमन है वो है 12, ये है ना 12। ठीक है, अब मुझे बताइए 12 के गुणनखंड क्या है। 12 के गुणनखंड में 3 और 4 आता है ना। ठीक है, तो अब 12 का पहाड़ा पढ़िए। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, है ना। फिर उसके बाद में 72 के बाद में क्या आएगा, 12 से बन जाए 84, 84 और फिर 96। इससे ज़्यादा कुछ भी कॉमन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों में कॉमन होगा तो 3 4 यानी 3 चौके 12 होता है, तो 12 के जो भी 12 का पहाड़ा है वही है उभयनिष्ठ। ठीक है, समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है आप। तो अब यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, सीधे हमारा आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, कि 3 और 4 के सार्व गुणज क्या है, 12 का पहाड़ा। 24, 36, 100 से मतलब 100 तक के लिखना था मैंने। 48, 60, 72, 84 और 96, ये इस तरह से ये आपका उत्तर हो गया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 5, बताइए मुझे। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं, ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं, ये बताना है। अब देखिए बड़ी सरलता से बता देंगे हम, है ना, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपके सामने हल कर रहा हूँ पहला वाला, ध्यान से समझिएगा। इसमें भी हमें पहले तो गुणनखंड ही निकालना है दोनों के, और सार्व गुणनखंड चेक करना है एक है या नहीं है। ठीक है ना, अगर एक है तो वो सह अभाज्य होंगी, और अगर एक से अधिक है तो फिर समझ लीजिए कि वो सह अभाज्य नहीं होगी, बस। और कोई बहुत बड़ी कहानी इसमें नहीं है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न हल कर लें। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, ए नंबर पे दिया है 18 और 35। ठीक, तो करना कुछ भी नहीं है, 18 के गुणनखंड लिखना है सबसे पहले। क्या है 18 के गुणनखंड बताइए मुझे। 1 के पहाड़े में आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 6 में आएगा, 9 में आएगा और 18 में आएगा। ठीक, इसके बाद में 35 के लिखना है। 35 के गुणनखंड बताइए। 35 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 5, 7 और खुद 35। तो बताइए सार्व गुणनखंड क्या है इसमें? सार्व गुणनखंड कितना आ रहा है? एक ही तो आ रहा है, एक ही है उभयनिष्ठ, है ना, और तो कोई दूसरा है नहीं। तो अब क्या लिखेंगे आप? अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि क्योंकि, इस तरह से ही लिखिएगा जैसा मैं लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों संख्याओं, ठीक है, का सार्व
गुणनखंड क्या है? केवल एक है। ठीक है, तो इसीलिए ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका हल। इसके बाद में अब बी वाले पे आइए। क्या है बी वाला बताइए? बी वाला जो है क्या है? 15 और 37 है ना। तो देखिए इसमें भी हमें यही करना पड़ेगा। 15 और 37 में सबसे पहले लिख देंगे 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड क्या है? 15 के गुणनखंड बताइए। 1, 3, 5 और 15। ठीक है, अब बताइए 37 के गुणनखंड। तो 37 के गुणनखंड क्या है? 37 के गुणनखंड बताइए मुझे। 37 के गुणनखंड में तो आप कहेंगे कि 1 और 37 ही है बस, है ना। 1 और 37 और तो कोई है ही नहीं। तो सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा? सार्व गुणनखंड 1 है बस, और कोई नहीं है। तो फिर पहले ही वाली जैसी स्थिति बन गई। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि यही लिखना पड़ेगा ना, दोनों संख्याओं का सार्व गुणनखंड, यही कहेंगे आप, केवल 1 है ना। इसीलिए ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से हो जाएगा, है ना सर? है कि नहीं बताइए। चलिए अब सी वाले पे आ जाते हैं। सी वाला मुझे बताइए क्या है? 30 और 415 है ना। 30 और 415। ठीक है, तो अब देखिए 415 एक बहुत बड़ी संख्या है ना। बहुत बड़ी संख्या है 415, और हमें सारा सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए सी वाले पे मैं आपको बताऊंगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी से। 30 के गुणनखंड, बताइए क्या क्या होंगे 30 के गुणनखंड? 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 5 छंग 30 होता है, फिर 15 भी होगा और 30 भी होगा। यही है। फिर 415 के गुणनखंड। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, जब तक मैं ये लिख रहा हूँ मुझे सोचिएगा थोड़ा सा इस बारे में कि हमें इस प्रश्न में बताना क्या है कि सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। तो सहअभाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? अनिवार्य शर्त क्या है कि जो सार्व गुणनखंड है वो 1 ही होना चाहिए। अगर 1 से अधिक हो गया तो सहअभाज्य नहीं होगा। तो आप देखिए ना, आपको पता चल जाएगा कि 415 में और 30 में इकाई का अंक दोनों का क्या है? 0 और 5 है। यानी 5 से भी भाग जाएगा, 10 से भी भाग जाएगा। ऐसे ही 1 से अधिक संख्याएं हो गई आपकी यहीं पे, है ना। तो आप बस कुछ ही गुणनखंड लिखिए। जैसे पहले लिख दीजिए 1, 5 से चला जाएगा, 5 लिखिए, है ना। और फिर अंत में पहुँचते पहुँचते लिख दीजिएगा डायरेक्ट 415, इस तरह से। अब देखिए क्योंकि 1 से अधिक हमें गुणनखंड यही मिल गया ना 5 पे। 1 तो 1 मिल गया और 1 हमें 5 मिल गया। बताइए आप, तो क्या ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं है। और यही तो हमें बताना था। तो पूरे गुणनखंड लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो अब आपको यहाँ पे सीधा सा उत्तर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? यही वाला कि क्योंकि दोनों संख्याओं, ऐसा लिखिएगा, दोनों संख्याओं का सार्व गुणनखंड 1 से अधिक है। और चूंकि ये 1 से अधिक है, अतः यह संख्याएं जो है ये सहअभाज्य नहीं है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो है सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनका जो सार्वगुणनखंड है वो 1 से अधिक है। ठीक,
तो ये सी वाला भी हो गया। अब डी वाले पे आइए। डी वाला क्या है? 17 और 68। ठीक है, 17 की ही पहाड़े में 68 आता है, 17 चौक 68। तो एक के अलावा 4 भी मिल गया तो ये भी नहीं होगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस यही लिखना है 17 के गुणनखंड। क्या है 17 के गुणनखंड बताइए? 1 और 17 है। ठीक, फिर आगे क्या लिखा है? 68 के। चलिए 68 के भी गुणनखंड बता दीजिए। 1, 2 है, 4 है, 17 है, 34 है, और 34 के बाद में फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए 68। ठीक, अब बताइए, अब आप मुझे बताइए इसमें आपको कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं? एक तो 1 है और एक खुद 17 है उभयनिष्ठ। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो आप यहाँ पे यही लिख दीजिए कि ये उभयनिष्ठ है, तो सार्व गुणनखंड क्या होगा इसके? सार्व गुणनखंड बराबर 1 और 17। स्पष्ट है? तो अब जब ये 1 और 17 हो गए तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों संख्याओं के सार्व गुणनखंड क्या है? 1 से अधिक है। ठीक, तो चूंकि अधिक है इसलिए लिखना पड़ेगा अतः यह सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, इस तरह से। ठीक, डी वाला हो गया। अब आगे बढ़िए। डी के बाद कौन सा है? ई वाला। क्या है? 216 और 215, यही है। ठीक है, अभी इसको भी करते हैं 216 और 215 को, ई वाले को। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 216 के गुणनखंड लिखते हैं। 216 के गुणनखंड क्या है? 216 के गुणनखंड बताइए मुझे। 1 है, फिर 2 से भी चला जाएगा, है ना, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 36 से भी चला जाएगा, 72 से भी चला जाएगा, 108 से भी चला जाएगा, और फिर 216 लिखिएगा। ये हो गए 216 के गुणनखंड। 215 भी दिया था ना, तो 215 के गुणनखंड ये भी लिख देते हैं। ठीक है, एक तो 1 हो गया, एक 5 हो गया, एक 43 हो जाएगा, आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, और एक 215 हो जाएगा। अब बताइए, क्या इनमें आपको 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ दिख रहा है? कॉमन नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? आपको यहाँ पे लिखना है सार्व गुणनखंड बराबर क्या लिखना पड़ेगा आपको? 1। तो जब 1 है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों संख्याओं का सार्व गुणनखंड क्या है? दोनों संख्याओं का सार्व गुणनखंड केवल 1 है। क्या है? केवल 1 है। इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। इसीलिए यह सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि सिर्फ 1 है इनका सार्व गुणनखंड। ठीक, इसके बाद में अब है ई के बाद में हमारा एफ वाला। बताइए एफ वाला क्या है? एफ वाला है 81 और 16। अच्छा चलो ठीक है, 81 और 16 है, तो वही करेंगे। सबसे पहले क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 81 के गुणनखंड। बताइए 81 के गुणनखंड क्या है? 1, 3, 9,
27 और 81। ठीक, फिर 16 के बताइए। 16 के गुणनखंड बताइए। 1 तो है ही पहले, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है और 16 है। तो सार्व गुणनखंड क्या है? सार्व गुणनखंड है ना, सार्व गुणनखंड क्या है? 1 है। तो यहाँ पे भी आपको यही लिखना पड़ेगा कि क्योंकि, यही लिखेंगे ना, क्योंकि दोनों संख्याओं, ठीक है, दोनों संख्याओं का सार्व गुणनखंड केवल 1 है, इसीलिए ये क्या होंगे? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हो गया आपका इसका उत्तर। ठीक, इसके बाद में अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? पढ़ता हूँ आपके सामने, देखिएगा। लिखा है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, यानी एक कोई संख्या है जिसमें 5 से भी भाग चला जाता है और 12 से भी। फिर लिखा है किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, बहुत ही सरल है। कोई भी एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें 5 का भी भाग चला जाए और 12 का भी भाग चला जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो हम मान लेते हैं कि ऐसी संख्या जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 5 गुणा 12 बराबर 60 है। ठीक, तो अब इसमें यहाँ लिख देंगे आपकी ये लिखेंगे ना, यह संख्या 60 से जो है सदैव विभाजित होगी, ऐसा लिख दीजिए। हो गया आपका उत्तर यहाँ पे स्पष्ट। बहुत ही सरल था, है ना। छोटी से छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं लघुत्तम निकाल के, तो ये सरल है। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? एक संख्या 12 से विभाज्य है। ठीक है, मान लिया हमने। और कौन सी संख्या है जिनसे ये संख्या विभाज्य होगी? तो अब एक संख्या है जो 12 से विभाज्य है ना। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए कि कोई भी संख्या हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर वो 12 से विभाज्य है तो 12 के जितने गुणनखंड हैं उनसे भी विभाज्य होगी, है ना। तो 12 के गुणनखंड कौन से हैं बताइए मुझे? 12 के गुणनखंड बहुत ही सरल है ये। 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः ये संख्या जिसकी प्रश्न में बात की गई है, ये संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 से भी विभाजित होगी। इस तरह से। और कोई प्रश्न इस प्रश्नावली में नहीं है। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ यह भी समझ में आया होगा कि हमें प्रश्नों को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हल करना है ना। तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।